नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। आज हम जियोग्राफिक लोकेशन के अंतर्गत एक वेरी इम्पॉर्टेंट लोकेशन को देखेंगे और वो लोकेशन है पनामा कैनाल। पनामा नहर की जियोग्राफिक लोकेशन देखेंगे, साथ ही साथ में इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैप वाइज यदि देखा जाए तो हम ज़्यादातर यही कोशिश करें, कभी भी यदि मैप को आप खोलते हैं तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, उनकी लोकेशन का हम ध्यान रखें। जैसे कि यदि अपन नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका के मैप के अंतर्गत इसके जो प्रमुख माउंटेन्स हैं उनको आप नंबर वाइज ध्यान रखिए कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये झील यहाँ पर है, ये वाली झील यहाँ है, ये नदी है। इस प्रकार से एकदम मोटे मोटे तौर पर हमें अपने दिमाग में इसके पिक्चर बनाने की कोशिश करना है। अब हम यहाँ पर पनामा कैनाल को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो पनामा नहर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती, कनेक्ट करती है। साथ ही साथ में देखा जाए नॉर्थ अमेरिका के लिए ये प्राकृतिक कहना चाहिए बाउंड्री बना रही है फिजिकल तौर पर कि इसके इधर का एरिया नॉर्थ अमेरिका का है और इधर जाएंगे तो अपन साउथ अमेरिका पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए पनामा कैनाल न्यूज़ में रही थी और उसका रीज़न ये था कि इस नहर में पानी कम हो गया था। अब पानी कम हो गया है तो यहाँ से जो जहाज़ों का आना जाना है ना, वो थोड़ा सा कम करना पड़ा था सरकार को और उसको सीमित कर दिया गया था 32 जहाज़ों तक। यदि हम पनामा नहर की बात करें तो ये एक ऐसा जलमार्ग बनाया गया है जिसको आर्टिफिशियली तैयार किया गया है, ये नेचुरली नहीं है, जो कि पनामा के इस्तुमुस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने का काम करती है। और मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन ऊपर की तरफ में है, नीचे है पैसिफिक ओशियन। यदि मुझे पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में जाना है तो मुझे पनामा नहर से होते हुए जाना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये क्या काम करती है, जलमार्ग अवेलेबल करा रही है। और ये विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट जो जलमार्ग है उनमें आती है। एक तो आप स्वेज कैनाल पढ़े हैं और दूसरे नंबर में है ये पनामा कैनाल। और इसकी लंबाई जो है 80 किलोमीटर है, तो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी ये नहर है। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1904 और 1914 के बीच में किया था और इसको ऑफिशियली 15 अगस्त 1914 को खोल दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें इसका स्वामित्व और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास में है, पनामा गणराज्य के पास में है, क्योंकि 1999 में नहर की निगरानी संयुक्त राज्य अमेरिका से पनामा में स्थानांतरित कर गई थी। यदि हम बात करें इस्तुमुस, यहाँ पर इस्तमस इस्तमुस वर्ड यूज़ किया गया है। इस्तमुस का मतलब ये है दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जो दो तरफ से पानी से घिरी होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे ना तो दो बड़े बड़े भाग यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ रहे हैं और इसको जोड़ने का काम एक भूमि की पट्टी कर रही है। संकीर्ण पट्टी है ये और दोनों तरफ से ये पानी से घिरी हुई है। इस व्यवस्था को जियोग्राफिक तौर पर इस्तमुस व्यवस्था कहा जाता है। ग्रीक शब्द इस्थमोस से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब होता है गर्दन। और यदि आप इसको देखेंगे ना ध्यान से तो ऐसा लगेगा ये बगले की गर्दन है। वहीं यदि थोड़ा सा और भी हम डिटेल में जाएंगे ना तो पनामा नहर के इस्थमस, इस्थमस हम किसको बोलते हैं, थल संयोजक, एक एरिया नॉर्थ अमेरिका दूसरा है साउथ अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है ये पनामा नहर के आर पार। ये नहर बनाने का विचार 16वीं शताब्दी की शुरुआत का है जब स्पेनिश खोजकर्ताओं ने पहली बार इस क्षेत्र का सर्वे करा। हालांकि 19वीं शताब्दी के लास्ट लास्ट तक नहर बनाने के लिए उतने ज़्यादा प्रयास नहीं करे गए थे। फ्रांसीसी उद्यमी फर्डिनेंड डी लेप्सिस, जिन्होंने मिस्र में स्वेज नहर के निर्माण की देखरेख करा था, इन्होंने ही पनामा में एक समुद्र स्तरीय नहर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी लेकिन अंततः असफल प्रयास का लीडरशिप किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पनामा
अब स्वतंत्र गणराज्य के साथ एक संधि में बातचीत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बोला कि अब मैं इसको बनाने का काम लेता हूँ अपने हाथ में। 1904 में बोला कि अब मैं इसको बनाऊंगा। और इंजीनियर थे जॉन फ्रैंक स्टीवंस। अमेरिकियों के दुर्जय इलाके, पीले बुखार और मलेरिया जैसे उष्णकटिबंधीय रोगों और श्रम विवादों सहित कई चुनौतियों का सामना इन लोगों को करना पड़ा था। एंड बोला जाता है कि यहाँ के जो मुख्य अभियंता थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन गोएथल्स, और इन्होंने 15 अगस्त 1914 को इसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। यदि हम इसकी परफेक्ट लंबाई की बात करें ना, तो देखिए अभी तो हमने मोटे तौर पर ये देखा था कि इसकी जो लंबाई है 80 किलोमीटर है। यदि हम डेटा के हिसाब से देखें ना, तो 82 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। चौड़ाई 100 मीटर है इसकी, ये 82 किलोमीटर में है, और ये है 100 मीटर में। गहराई बोला जाता है कि इसकी 12 मीटर है। और यदि हम नहर की हाइट की बात करें समुद्र लेवल से कितनी में है, तो इसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है ना, वो 26 मीटर है समुद्र तल से। इसमें 3 जगह में लॉक्स बनाए गए हैं, गातुन लॉक्स, पेड्रो लॉक्स और मिराफ्लोर्स लॉक्स। इन लॉक्स के द्वारा जहाज पर्वतीय भूमि को पार कर लेते हैं। नहर को पार करने में एक जहाज को 7 से लेकर के 8 घंटे लगते हैं। और प्रतिदिन देखा जाए तो यहाँ पर 50 जहाज़ों को रास्ता पार कराने का काम करती है। एंड इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कंट्रोल है। वहीं यदि हम इसमें ट्रेड की बात करें ना, तो पनामा नहर के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से ऊन, मक्खन, पनीर, खालें, सीसा, जस्ता, अन्य धातुएं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को आती हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने माल ये सब भेजता है कहाँ? नॉर्थ अमेरिका भेज रहा। न्यूजीलैंड से ऊन, मक्खन और पनीर आता है। यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से इन देशों की निर्मित सामग्री जाती है, तथा वेनेजुएला और कोलंबिया का पेट्रोलियम यहाँ से आने जाने का काम करता है। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने का ये काम होता है यहाँ पर। यदि हम पनामा नहर के फ्यूचर की बात करें, तो देखिए ट्रेड के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहर है। पनामा नहर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नहर 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और कई बार इसका मेंटेनेंस का काम करना पड़ जाता है। इसके अलावा नहर को अन्य नौवहन मार्गों से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उत्तरी समुद्री मार्ग की बात करें, जो जलवायु परिवर्तन के कारण परिणाम स्वरूप तेजी से व्यवहार्य होते जा रहा है। एक और हमने चीज़ देखे थे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है कि भाई यहाँ का पानी कम होते जा रहा है, और पानी कम होने से क्या होता है ना, फिर जहाज़ों को आने जाने में प्रॉब्लम आने लग जाती है।